अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर थलानी में पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉलेज समेत कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे कि स्थानीय लोग डर के साए में रह रहे हैं। थराली का सरस्वती शिशु मंदिर, बेतालेश्वर मंदिर और साथ ही स्थानीय लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। पानी के साथ साथ नदी का मलबा भी लोगों के घरों में घुस रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद में मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से खबर है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से घनसाली घुत्तू सड़क पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पहाड़ से कई टन मलबा नीचे गिर गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन रोड बंद हो गई है। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज बारिश के चलते भवाली के हरनोली जाने वाली सड़क ध्वस्त हो गई है। अब इस रोड पर ज्यादा खतरा बना हुआ है, जिससे कि आसपास के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार बारिश से केचुधाम से क्वारब तक की सड़क को 14 सितंबर तक बंद कर दिया गया। इस सड़क में लगातार बोल्डर गिरने से खतरा बना हुआ है। वहीं जिले में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, तो 60 सड़कें भी अब तक बंद हो गई हैं। बारिश का असर इंसानों के साथ ही वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज में एक लैबर्ट का शव बहकर आ गया, जिसे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ ही कॉर्बेट की टीम ने सुरक्षित निकाला। ये शावक करीब 6 महीने का बताया जा रहा है, जो कि एकदम स्वस्थ है और उसकी मां की तलाश की जा रही है, जिससे कि शावक को उसके परिवार से मिलाया जा सके। उसमें एक लेपर्ड का बच्चा जो करीब 5 से 6 माह का है, वो बहकर तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की आमपोखरा रेंज में आ गया था, जिसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की और तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है। वो जो बच्चा है वो ठीक ठाक है और उसको उसके परिवार से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी और उसके आसपास लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण हल्द्वानी खटीमा हाईवे पर पड़ने वाले शेर और सूर्य नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके कारण पुलिस को इस सड़क पर आवाजाही को पूरी तरह से रोकना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते इन दिनों रामनगर के आसपास के बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसे में ढेला बरसाती नाला भी उफान पर है। यहां पर एक जिप्सी ड्राइवर ने नाले का जलस्तर देखे बिना ही अपनी जिप्सी उफनते नाले के हवाले कर दी, जिसे पानी अपने बहाव के साथ ले गया। बताया जा रहा है कि उस समय इस जिप्सी में पर्यटक भी मौजूद थे। हालांकि तुरंत ही जिप्सी सवारों को बाहर निकाल लिया गया और जिप्सी नाले में बहने से पहले सभी को बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में इन लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों को लेकर जानकारी भी ली। सीएम धामी ने सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। J&K से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि का जायजा लिया। सर, आपने बातचीत की वीसी के जरिए, क्या कुछ रहा? विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है, उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 250 से कम की आबादी वाले 400 से ज्यादा गांवों को सड़कों से कनेक्ट करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में केंद्र से सड़क बनाने के लिए जो पैसा मिलता है उसके लिए गाँव की आबादी कम से कम 250 होनी चाहिए। और लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादातर पलायन के चलते 250 से भी कम आबादी वाले गांव हैं जो रोड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अनुमान है कैसे गांव को कनेक्ट करने के लिए करीब 29 अरब की ज़रूरत होगी। और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान जोशी ने कहा कि उत्तराखंड आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार नियमों को शिथिल करते हुए मदद करे। अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव की गहमा गहमी के बीच में ऋषिकेश कॉलेज कैंपस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो 2 लड़कियों के समूह आपस में भिड़ रहे हैं वो दरअसल चुनाव से जुड़ी किसी बात को लेकर है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो को लेकर स्वतंत्र तौर पर कुछ दावा नहीं करता। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक चले झगड़े को किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। कार में 2 सवार लोग थे और साथ ही गनीमत ये रही कि दोनों की जान बच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को पानी से बाहर निकाला। कार बहादुराबाद से ज्वालापुर की ओर जा रही थी और कार में ज्वालापुर के 2 लोग सवार थे। जैसे ही ये कार नहर पटरी पर तेज गति से जा रही थी, अचानक से अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। राहगीरों द्वारा तुरंत हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में भू कानून और बाहरी लोगों के घुसपैठ पर कहा है कि भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त जरूरी है। बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून का कोई भी मतलब नहीं है। वहीं डेमोग्राफिक चेंज को उन्होंने संवेदनशील मुद्दा बताया। साथ ही बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा है कि उन्हें बाहरी कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। ठोस भू कानून की बात कर रहे हैं, उनको ये पूछे कि हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार की भूमि है। अगर वो उसका उत्तर दे दे तो फिर मैं आपको उत्तर दूं। इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उत्तराखंड के अंदर कितने, कम से कम 25 प्रकार के जमीनें हैं। कहा कि सबसे पहले किसी भी कानून से उत्तराखंड में ये लैंड सेटलमेंट होना ही होना चाहिए। 62-64 के बाद यहाँ लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसके कारण से सारे झगड़े हो रहे हैं। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, मेरी बातचीत हुई है, उन्हें सहमत व्यक्त किया कि डेमोग्राफिक कैरेक्टर बदल रहा है, एक चीज है, उस चीज पर ध्यान देना ये आवश्यक है। डेमोग्राफिक जो बाहर वाली जब बात आती है तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अगर 50% नहीं तो 40% लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की जो बहस तेज हो गई है उसके पीछे है यहां तेजी के साथ में बढ़ती मुस्लिम आबादी। 2001 में यहां पर करीब 1.5% मुसलमान थे, जो 24 सालों में 17% तक जा पहुंचे हैं, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में मुस्लिम आबादी दशकों बाद भी 2% के आसपास बनी हुई है। क्या है इसकी असल वजह, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
गांव से लेकर सियासी गलियारों तक उत्तराखंड में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर शोर मचा हुआ है। वजह है उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी, जो 24 सालों में 1.5% से बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। 2021-22 की सांख्यिकी डायरी के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुसलमानों और ईसाइयों की सालाना औसत जनसंख्या बढ़त दर 3.9% से भी ज्यादा रही, जबकि हिंदुओं की वृद्धि दर इसके आधे से भी कम 1.60% थी। 2001 से पहले राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी। हरिद्वार के शामिल होने के बाद इसमें तेजी से विस्तार हुआ। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, जो अब अनुमानित 17% तक पहुंच गई है। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10 लाख के आसपास थी। 2011 में यही मुस्लिम आबादी बढ़कर 14 लाख के आसपास पहुंच गई। कई सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स का आकलन है कि अब राज्य में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच गई है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, खास तौर पे जो यूपी से लगे जिले हैं, 4 मैदानी जिले हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाया गया या ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहने वाले थे वो उत्तराखंड में आकर के बस गए। यहाँ के भू कानूनों की कमी का फायदा उठाते हुए या सरकारी जमीनों पे आकर के कब्जे करते हुए नदी नाले सब जगह पे आकर के बसते चले गए। इन पे कोई रोक टोक नहीं लगी। उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण ये भी है कि इनकी सीमाएं पश्चिमी यूपी के नजीबाबाद, बरेली, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद से सटी है। मुस्लिम बाहुल्य यूपी के इन क्षेत्रों से उत्तराखंड में तेजी के साथ घुसपैठ हुई, जिसका सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। इसलिए हमने इनसे कहा कि यहाँ पे पहले भू कानून लगाइए। अब भू कानून में भी ये है कि एक तो 250 मीटर की जो बात है, खंडूरी जी ने जो 250 मीटर कहा था वो प्रति व्यक्ति था, और जबकि नारदत्त तिवारी जी ने जो 500 मीटर कहा था वो प्रति परिवार था। परिवार का मतलब 5 लोगों की संख्या है, और 250 मीटर में है प्रति व्यक्ति। 5 लोग लगा लो, 5 गुणा 250 तो 1250 वर्ग मीटर भूमि जा रही है। लेकिन उस पड़ोसी राज्य हिमाचल में तस्वीर ठीक इसके उलट है। 1971 में अलग राज्य के रूप में गठित हुए हिमाचल में मुस्लिम आबादी तब भी 2% के आसपास थी। आज भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसकी 2 बड़ी वजह प्रमुख तौर पर मानी जाती है। पहला, राज्य बनते ही हिमाचल में ठोस भू कानून लागू कर दिया गया। दूसरा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, लद्दाख जैसे हिंदू बाहुल्य राज्यों से लगी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और खबर देहरादून से है, जहां पर ऊर्जा भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन से पहले ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। 16 सितंबर को सीएम धामी का जन्मदिन है और इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। आज ऊर्जा कर्मियों द्वारा ऊर्जा भवन में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये ऊर्जा विभाग की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है। बारिश के बीच में कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा पूरी हो गई है। आज कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ में जलाभिषेक किया और भैरव मंदिर में न्याय की अर्जी लगाई। इसके साथ ही कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा का समापन हो गया। जुलाई में यात्रा को आपदा के चलते रोक दिया गया था और दूसरे चरण में आज इसका समापन किया गया। आज केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन यहाँ केदारनाथ में हो रहा है। यहाँ पर जलाभिषेक, पूजा अर्चना और भैरव बाबा के मंदिर में एप्लीकेशन लगाकर पंडित पुरोहितों के साथ बैठक कर अब यहाँ पर झंडारोहण की क्रिया समाप्त हुई है। अब यात्रा यहाँ पर समाप्त की जाती है। सभी यात्री अपने अपने घरों को यहाँ से वापस जाएंगे। यौन शोषण में फंसे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकेश बोरा को अल्मोड़ा कोतवाली में हाजिरी देनी होगी और किसी को इस दौरान धमकाया नहीं जाएगा। 17 सितंबर को ही कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगी। आपको बता दें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने
मुकेश बोरा के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया था, जिसके बाद में एक नाबालिग की ओर से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। मुकेश बोरा जी को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनसे कहा है कि आप पुलिस को पूरा कॉपरेशन करेंगे और किसी भी विक्टिम को और जो उसमें गवाह हैं उनको किसी भी तरीके से उनको विन ओवर करने का प्रयास नहीं करेंगे।